हेलो 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर औद्योगिकरण का युग। औद्योगिक क्रांति से पहले तो सबसे पहले औद्योगिकरण होता क्या है, औद्योगिकरण को किसके साथ जोड़ा जाता है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। औद्योगिकरण को अक्सर कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। औद्योगिकरण औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों से, कारखानों से। औद्योगिक उत्पादन से तात्पर्य फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से है। औद्योगिक मजदूर से मतलब है कारखानों में काम करने वाले श्रमिक। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन हुआ जो फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है, कारखानों में जो उत्पादन होता है वो होता है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक मजदूर वो होते हैं जो फैक्ट्री या कारखानों में काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं। यूरोप और इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर जो है औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लैंड में और यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी तो उसी समय जो है उद्योग अस्तित्व में आए थे। नहीं, उससे भी पहले जो है उद्योग अस्तित्व में थे और उससे पहले भी जो है औद्योगिक उत्पादन होता था। बहुत से इतिहासकार औद्योगिकरण को, इस चरण को जो है आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। यानी कि जो औद्योगिकरण से पहले का जो युग है उसको आदि औद्योगिकरण भी कहा गया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे, गांव की ओर जाने लगे। कारीगरों और किसानों को पैसा देकर उनसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व के व्यापार के विस्तार, उसके फैलने से और उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की जो मांग थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इन मांगों की पूर्ति करने के लिए शहरों में रहकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसका कारण यह था कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स बहुत ताकतवर थे। गिल्ड्स क्या होता है? गिल्ड्स जो है उत्पादकों का संगठन होता है, कम्युनिटी होती है। गिल्ड से जुड़े उत्पादकों द्वारा किए गए कार्य, तो जो गिल्ड्स उत्पादकों का जो संगठन होता था उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो ये थे। सबसे पहले वो कारीगरों को प्रशिक्षण देना, दूसरा प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करना, साथ ही जो है उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, व्यवसाय में नए लोगों के प्रवेश को रोकना। शासकों ने भी जो है खास उत्पादों के उत्पादन तथा व्यापार का एक अधिकार भी इन्हीं लोगों को दे रखा था, इन्हीं व्यापारिक संघों को दे रखा था। अतः जब नए व्यापारी शहरों में अपना कारोबार नहीं कर सकते थे इसलिए वे जो है गांव की ओर जाने लगे। तो जब शहरों में जब ये नए व्यापारी आते हैं तो ये जो गिल्ड्स होते हैं उनको वहाँ पर कारोबार नहीं करने देते हैं। यही कारण होता है कि उन्हें जो है गांव की तरफ रुख करना। गांव के गरीब दस्तकार और काश्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। यह वो समय होता है जब खुले खेतों की प्रथा बंद हो जाती है और खेतों की जो है बाड़बंदी शुरू हो जाती है। बाड़बंदी एक तरीके से इंग्लिश में जो है इनक्लोजर्स मूवमेंट भी बोलते हैं। जब खेतों की जो है बाड़ लगा दी जाती है, एक तरीके से मेड़ वगैरह बना करके जो है जब खेत को जो है एक तरीके से बाउंड्री बना करके जब कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस समय जो है खेतों की बाड़बंदी शुरू हो गई थी जिससे लोगों का रोजगार जो है छिन जाता है। अतः जब सौदागर यहाँ आए और इन लोगों को माल पैदा करने के लिए पेशगी की रकम दी तो किसान जो है फौरन तैयार हो गए। पेशगी बोले तो एक तरीके से एडवांस, ठीक है। तो जब उन्हें इस तरीके से पेशगी की रकम एडवांस मिलने लगा तो किसान भी जो है तैयार हो गए। अब वे जो है सौदागरों का काम करते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। यानी गांव और शहर इस तरह से जो है घनिष्ठ संबंध इनमें जो है स्थापित हो गया। तो वो जो है अब जो ये जो किसान वगैरह थे वो अपने खेत का भी ख्याल रख सकते थे। छोटे मोटे खेत जो बचे थे, क्योंकि खेतों की चकबंदी तो हो ही चुकी थी, तो छोटे मोटे खेत जो भी उनके हिस्से में आता था उसकी जो है वो देखभाल कर सकते थे। इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वाले के पास ले जाते थे। सबसे पहले इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी होते थे यानी कि स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे जो है सूत काटने वाले के पास जो है ले जाते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे फुलर्स यानी कि बुनकरों और रंगसाजों के पास पहुंचा दिया जाता था। सबसे पहले स्टेपलर्स कौन होते हैं? स्टेपलर जो है ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या उनकी काट छांट करता है। स्टेपलर वो होता है जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करे या छांटता है, ठीक है। दूसरा फुलर है। फुलर भी जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फुल करता है यानी कि जो चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है, इकट्ठा करता है।
होता है जैसे चुन्नटे भरना जो होता है एक तरीके से, तो वही जो है फुलर का काम होता था, चुन्नटे भरने का। तो फुलर्स जो है बुनकरों और रंगसाजों के पास जो है पहुंचा दिया जाता था। लंदन में कपड़े की फिनिशिंग की जाती थी, निर्यातक उस कपड़े को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसीलिए तो लंदन को जो है फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। एक बार आप इसे एक बार और देखते हैं। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले को जो है सूत काटने वाले के पास ले जाते थे। इससे जो धागा मिलता था उससे फुलर्स और बुनकरों और रंगसाज वो होते हैं जो रंग वगैरह करते हैं उसके पास जो पहुंचा दिया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग की जाती थी, इसीलिए जो है लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। निर्यातक उस कपड़े को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसी के साथ जो है कारखानों का उदय जो होना शुरू हो जाता है, कारखाने बनने शुरू हो जाते हैं। 18वीं सदी में जो है इंग्लैंड के कारखानों की रफ्तार जो है तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। कपास इस समय जो है नए युग का पहला प्रतीक थी, तो कपास से ही शुरुआत होती है। ब्रिटेन ने कपास के उत्पादन की बढ़ोतरी को देखते हुए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात किया। 18वीं सदी में जो है कई ऐसे आविष्कार हुए जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में जो है कुशलता बढ़ी, जैसे कार्डिंग करना, कताई, ऐंठना व लपेटना, ये सब जो है इनमें जो है कुशलता बढ़ी। कार्डिंग क्या होती है? कार्डिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊन तथा रेशों को, कपास के रेशों को जो है, जिसमें ऊन तथा रेशों को यानी कि बेसिकली कपास के रेशों को, जब कपास के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें बुनने के लिए तैयार किया जाता है, तो वही क्या होती है? कार्डिंग होती है। जब कपास के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है तो वही क्या होती है? कार्डिंग होती है। तो इसी के साथ जो है जब कार्डिंग, कताई, ऐंठना और लपेटने जैसी जो प्रक्रियाएं थी, जो कार्य थे, इनमें जो है कुशलता बढ़ जाती है, ये और भी एडवांस होने शुरू हो जाते हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया में भी बहुत असर पड़ता है, जिससे जो है मजबूत रेशों में धागों का उत्पादन होने लगा। रिचर्ड आर्कराइट ने जो है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी। इसी के साथ जो है रिचर्ड आर्कराइट जो होते हैं पहली सूती कपड़ा मिल की जो है ये रूपरेखा रखते हैं। इसी के साथ औद्योगिक परिवर्तन में की रफ्तार भी तेज़ होनी शुरू हो जाती है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, पहला चरण, तो पहले चरण में जो है किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? बट ये तो हो गया, ये समझ के देखो, ये ब्रिटेन हो गया, इसके उद्योग हो गए ब्रिटेन के उद्योग। पहला कपास उद्योग और दूसरा हो गया सूती उद्योग। कपास उद्योग और सूती उद्योग 1840 का दशक होता है जिसमें कपास उद्योग और सूती उद्योग फलने फूलने शुरू। अतः जो है 1840 के दशक में जो है कपास उद्योग और सूती उद्योग जो है ये दोनों ही उद्योग जो है फलते फूलते हैं। ठीक है, ये बाद में ये दोनों ही उद्योग जो हैं कपास उद्योग और सूती उद्योग, इनकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है 1840 के दशक में कि ये दोनों आगे निकल जाते हैं। इसी के बाद जो है 1870 के दशक में, 1860 से 1870 के दशक के बीच में जो है रेलवे का विस्तार होने लगता है। ठीक है, और जब रेलवे का विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि स्टील और लोहे की भी जरूरत पड़ेगी। तो रेलवे के विस्तार के साथ साथ जो है स्टील और लोहे की भी उत्पादन की भी जो ज़रूरत बढ़ने लगी। ये अब थर्ड फेज जो होता है, इसी के साथ जो तीसरा जो होता है उसमें जो है ब्रिटेन में 1873 के दशक में जो है स्टील और लोहे का निर्यात बढ़ता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में 1873 तक जो है स्टील और लोहे के निर्यात का मूल्य जो है कपास निर्यात से भी जो है दोगुनी कीमत बढ़ जाती है उसकी। स्टील और लोहे के निर्यात का मूल्य कपास निर्यात से भी जो है दोगुनी कीमत पर बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से जहाँ सबसे पहले कपास उद्योग और सूती उद्योग आगे निकल रहे थे, वहीं जब रेलवे का विस्तार हुआ तो स्टील और लोहा उद्योग ने तो इन उद्योगों को भी पछाड़ दिया। अब दूसरा चरण, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को आसानी से जो है हाशिए पर नहीं धकेल पाए। जो नए उद्योग थे, अभी हाल ही के जो नए उद्योग थे और जो प्राचीन काल से चल रहे उद्योग थे, वो उनको आसानी से उनका अस्तित्व खत्म नहीं कर सके। हालांकि कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, थोड़ा चेंजमेंट चलता था, थोड़ा बदलाव चलता था, लेकिन उसके उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। ऐसा नहीं था कि अगर परंपरागत जो उद्योग थे वो उनको कारखानों में स्थान नहीं मिला तो वो ख़त्म ही हो गई, नहीं, परंपरागत उद्योग जो है घरेलू इकाइयों मतलब घरेलू जगहों पर जो है चलते रहे। तीसरा चरण,
छोटे छोटे आविष्कार की मदद से जो है खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, कांच के सामान, चर्म शोधन, औजारों के उत्पादन इत्यादि जैसे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो काफ़ी प्रगति हुई। गैर मशीनी क्षेत्र जिनमें जो है मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, सिर्फ जो है हाथ का ही इस्तेमाल किया जा सकता था, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है काफ़ी प्रगति होनी शुरू हो गई। इसी के साथ चौथा चरण जो है शुरू होता है, तो इसमें जो है नए आविष्कार शुरू होते हैं, नई नई मशीनों का आविष्कार होना शुरू हो जाता है, नए नए इंजन बन के आते हैं। तो प्रौद्योगिकी बदलाव की गति काफ़ी धीमी थी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है साइंस तकनीक से होता है, इसका मतलब विज्ञान और तकनीक में जब वृद्धि होती है वही प्रौद्योगिकी होती है। तो प्रौद्योगिकी बदलावों की गति काफ़ी धीमी थी, नई तकनीक बहुत महंगी थी, व्यापारी भी इनका इस्तेमाल करने में जो है हिचकिचा रहे थे। मशीनें अक्सर ख़राब भी हो जाती थी, इनके साथ ये प्रॉब्लम भी थी कि ये जल्दी ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर भी जो है काफ़ी खर्चा आता था। ये इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना इनके निर्माता और आविष्कारकों का दावा था। इसी के साथ जेम्स वॉट ने भी जो है न्यूकॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में जो है अनेक सुधार किए और 1871 में जो है नए इंजन को जो है पेटेंट भी कर लिया। इस नए मॉडल का जो है उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया था। तो 19वीं सदी तक जो है पूरे इंग्लैंड में लगभग जो है 321 इंजन थे। हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति। हाथ का श्रम, हाथ की मेहनत और बाष्प शक्ति। ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, बड़ी संख्या में जो है निर्धन किसान और बेकार लोग काम की तलाश में शहरों को जाते थे। तो स्पष्ट है जब मज़दूरों की संख्या ज़्यादा होगी तो भाई उनको वेतन भी कम मिलेगा, क्योंकि या अगर कोई भी व्यक्ति का ज़्यादा वेतन की डिमांड करता है तो दूसरा श्रमिक उनके लिए हाजिर था, तो सीधी सी बात थी कि वेतन भी उनको कम मिलता। उद्योगपति ऐसी मशीनों में जो है कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे जिनके कारण मशीनों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर ज़्यादा खर्चा आने वाला हो, क्योंकि मशीन खरीदने के एक तो सबसे पहले मशीन खरीदते समय जो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, दूसरा अगर ख़राब हो जाए तो उनको मरम्मत कराना। ठीक है, तो जबकि उसकी कंपैरिजन में मशीनों की तुलना में जो श्रमिक थे उन्हें कम वेतन पर देकर ही जो है बहुत सारा काम निकलवाया जा सकता था। ठीक है, और वो भी बेहतर क्वालिटी का। तो क्रिसमस के समय प्रिंटरों और बुक बाइंडरों को भी बंदरगाहों पर जहाज़ों की मुरम्मत और सजावट साफ सफाई में मज़दूरों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। उद्योगपति जो है मशीनों के बजाय इन मज़दूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिसमस यानी कि सर्दियों के समय जो है मज़दूरों के लिए जो है बहुत काम निकलता था, बहुत रोज़गार निकलता था, और सर्दियों के बाकी बचे कुछ टाइम में जो है वो बेरोज़गार रहते थे। बहुत से उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। बाजार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकार वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। तो बहुत से ऐसे भी उत्पाद थे जो बारीक बारीक डिज़ाइनें होती थी, उनको जो मशीनों से नहीं उकेरा जा सकता था, उनके इस्तेमाल के लिए हाथों का ही प्रयोग करना ज़रूरी था। तो बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकार वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग थे, बेसिकली कुलीन और पूंजीपति वर्ग जो था, हाथों से बनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह और तवज्जो देते थे और उन्हीं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और उन्हें खरीदना पसंद करते थे। हाथ से बनी वस्तुओं की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी और बहुत आकर्षक भी होती थी। मशीनी उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मज़दूरों की कमी होती थी, मशीनों से ही वहाँ के उद्योगपति काम करना पसंद करते थे। अब भाई जहाँ पे मशीनें ज़्यादा हैं और मज़दूर नहीं हैं, मज़दूरों की कमी है, श्रम की कमी है, तो वहाँ पे उनके पास तो कोई लाइफलाइन ही नहीं रहती, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, तो वो जो है मजबूर होकर के जो फिर वो मशीनों से ही काम करना पसंद करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मज़दूरों की ज़िंदगी। इस समय जो है मज़दूरों की ज़िंदगी कैसी थी, तो बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मज़दूरों की ज़िंदगी जो है पर गहरा असर पड़ा। यानी कि बाज़ार में श्रम की बहुतायत श्रम बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है मज़दूरों की ज़िंदगी प्रभावित हुई। नौकरी की तलाश में लोग शहरों की ओर चल पड़े। बहुत से उद्योगों में तो मौसमी काम के कारण बीच बीच में बहुत समय तक इन मज़दूरों को खाली भी रहना पड़ता था। इस तरह मज़दूरों की ज़िंदगी भी उनके काम की तरह स्थिर नहीं थी। ठीक है, तो बदलती रहती थी, कभी काम मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी रोज़गार, कभी तो खाली बैठे, कभी जो है काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से इसी के साथ एक नया आविष्कार होता है स्पिनिंग जेनी, स्प्रिंग मींस काटना। तो स्प्रिंग जेनी एक मशीन का आविष्कार होता है। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो है नई प्रौद्योगिकी से जो है चिढ़ते थे।
जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाएं जो हैं इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगती हैं, क्योंकि वो जो है मशीनों को ही अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन मशीनों के आने के कारण जो है उनकी रोजी रोटी छिनी थी। तो इसलिए वो मशीनें जो है उनके लिए अभिशाप बन कर के आई थी। इसी के साथ भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग के युग से पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के सूती और रेशमी उत्पादों का ही दबदबा रहता था। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के सूती और रेशमी उत्पादों का ही दबदबा रहता था। भारत में पैदा होने वाले कपास की महीन किस्म की जो है भारी मांग थी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कपास होती थी बहुत ही महीन यानी कि बहुत ही पतली होती थी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। मोटा जो कपास नहीं होता था यहाँ का। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत जो है लाल सागर और खाड़ी के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। बंगाल में हुगली और कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। आरंभ में भारतीय बैंकर और व्यापारी निर्यात व्यापार के नेटवर्क पर काफ़ी सक्रिय रहे। ये सौदागर जो है बुनकरों को पेशगी देते थे, यानी एडवांस देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे जो है बंदरगाह तक पहुंचाते थे और बाद में जो है सौदागरों को दे दिया करते थे। परंतु जो 1750 तक भारतीय सौदागरों का ये जो नियंत्रण था वो ख़त्म होने लगा और यूरोपीय कंपनियों की ताकत लगातार जो है बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब ये जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं इस समय जो अपनी दखलंदाजी देना शुरू कर देती हैं। इन्होंने जो है स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायत यानी कि छूट हासिल कर ली और उसके पश्चात उन्होंने व्यापार पर अपनी इजारेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिया, जिसके बाद सूरत और हुगली दोनों ही अपना महत्व खोते गए। जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह समाप्त होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर जो थे वो दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के अंतिम वर्षों तक सूरत बंदरगाह भी जो है से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य जहाँ 1.6 करोड़ रुपए हुआ करता था, वही जो गिर करके सिर्फ 30 लाख रुपए रह गया था। जहां से दो बंदरगाह कमजोर पड़ रहे थे, वहीं से कलकत्ता और बम्बई की स्थिति जो है सुधर रही थी। जहां सूरत और हुगली जो है पतन की ओर अग्रसर होते हैं, वहीं कलकत्ता और बम्बई जो है इनकी स्थिति सुधर रही होती है। नए बंदरगाहों के माध्यम से होने वाला व्यापार जो है यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसका जो हाफ पार्ट बचा है वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा लेसन जो है पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद। तो तब तक के लिए स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर न करना ना भूलें, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।